नमस्कार। आज प्रेम, मस्ती और उमंग के कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन वृत्त पर आज संक्षिप्त सी जानकारी का वाचन करेंगे, जानेंगे। बच्चन की कविता स्वप्न और यथार्थ की कविता है। उसमें एक ओर उनका स्वप्नदर्शी व्यक्तित्व व्यंजित होता है तो दूसरी ओर वे अपने समय की समस्याओं से वे साक्षात्कार करते हैं। बच्चन ने कभी कहा था कि मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों की संसार लिए फिरता हूँ। तो सपनों का संसार लेकर फिरने वाला कवि अपने समय की तल्ख हकीकत का सामना करता है। इसलिए बच्चन की कविता में कई रूप हैं, कई रंग हैं। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद जनपद के अमोरा गांव में बच्चन का जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक प्रथम श्रेणी से वे उत्तीर्ण हुए और जब वे स्नातक में अध्ययनरत थे उसी समय विश्वविद्यालय में एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित हुई और उस कहानी प्रतियोगिता में बच्चन की कहानी श्रेष्ठ कहानी में से एक के रूप में सामने आई। तो इस समय विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अपनी रचना धर्मिता का बोध करा दिया था। 1930 में जब ये स्नातक पास हुए तब महात्मा गांधी के द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे शरीक हो गए। इस कारण से उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित हो गई। उनके सामने आजीविका का प्रश्न था। पहले उन्होंने चांद मासिक में काम किया, चांद के संपादक महादेवी वर्मा थे। फिर मदारी में संपादन का काम किया, फिर दैनिक आयोनियर में संपादक सहयोगी रहे। उनकी काव्य रचना 1923 से प्रारंभ हो गई, किंतु उनकी पहली रचना कहानी के रूप में सामने आई। उनकी पहली कहानी है हृदय की आँखें, 1931 में प्रकाशित हुई। उनका पहला काव्य संग्रह जो है वह तेरा हार 1932 में प्रकाशित हुआ। 1935 में मधुशाला की रचना हुई और मधुशाला की रचना के माध्यम से हिंदी काव्य जगत में एक युगांतर परिवर्तन उन्होंने किया। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद करते हुए बच्चन को यह लगा कि मधुशाला संसार का प्रतीक बन सकता है। मधु को उमंग का प्रतीक मानकर उन्होंने मधुशाला की रचना की। मधुशाला के छंदों में जो गद्यात्मकता है, जो सौंदर्य है, जो जीवन का जो बोध है, वह हमें अभिभूत करता है। मधुशाला के माध्यम से इन्होंने एक नए संसार की रचना की है, उसका स्वप्न देखा है। एक ऐसा संसार जिसका हर दिन उत्सव का दिन हो, जिसका हर रात उत्सव की रात हो। मधुशाला में बच्चन कहते हैं कि एक बरस में एक बार ही जगती धूली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही सजती दीपों की माला। दुनिया वालों पर किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो उनकी मधुशाला जो है वह उत्सव का काव्य है, उमंग का काव्य है। उनकी मधुशाला एक ऐसे संसार के निर्माण पर बल देती है जहाँ भेदभाव नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, जहाँ समतामूलक समाज की स्थापना हो। मधुशाला में एक बच्चन कहते हैं कि नहीं कभी कोई कहता तूने छू दिया मेरा प्याला, नहीं कभी कोई कहता जूठी कर दी तूने हाला। सभी धर्म के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का काम अकेली करती है मधुशाला। बच्चन यह भी कहते हैं कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। वे कहते हैं कि मधुशाला मस्ती का काव्य है, उल्लास का काव्य है, उत्सव धर्मिता का काव्य है। बच्चन की दो और कृति जिसे मधु काव्य के रूप में आलोचकों ने परिगणित की है वह है मधुबाला और मधुकलश। मधुबाला का प्रकाशन 1936 में और मधुकलश का प्रकाशन 1937 में हुआ। 1936 में बच्चन की पत्नी श्यामा देवी का निधन हो गया। श्यामा देवी एक पतिभक्त महिला थी। बच्चन के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक नवयुवक कवि असमय अपनी पत्नी के निधन होने के कारण व्यथित होता है। व्यथा के स्वर गीत बनकर सामने आते हैं और वे सारे व्यथा के स्वर निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हो जाते हैं। निशा निमंत्रण का कवि कहता है कि आज मुझसे बोल बादल, तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं, आज तू अपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोड़ बादल, आज मुझसे बोल बादल। तो इसी निशा निमंत्रण संग्रह में आगे बच्चन कहते हैं कि अब मेरे वे गान कहाँ हैं, टूट गई मरकट की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाली, अब सामान कहाँ है, अब मेरे वे गान कहाँ हैं। स्वर बदलता है।
निशा निमंत्रण में कवि का एकाकीपन उसे व्यथित करता है, उसकी वेदना तीव्र होकर गीत बन जाती है। लेकिन इसी निशा निमंत्रण में कुछ ऐसे प्रगीत भी हैं इसमें बच्चन का आशावादी स्वर मुखरित हुआ है। एकांत संगीत और आकुल अंतर नामक 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें बच्चन का जो विरह वेदना है वह देखा जा सकता है। 1939 में एकांत संगीत और 1943 में आकुल अंतर का प्रकाशन होता है। 1941 ईस्वी में बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने आप को संबद्ध किया। इसी समय तेजी बच्चन से उनका विवाह हुआ। तेजी बच्चन उनके जीवन में आ चुकी थी। जिस बच्चन ने कभी कहा था कि हाय कितनी क्रूर दुनिया है, चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया। तो अब तेजी बच्चन ने उन्हें संबल दिया, उन्हें भरोसा दिया कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो उस समय बच्चन के कुछ ऐसे जो गीत लिखे हैं जो उनका बच्चन का जो प्रेम काव्य की भंगिमा को स्पष्ट करते हैं। बच्चन लिखते हैं कि रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तूने। ऐसे गीत की रचना बच्चन ने की है। उसके बाद बच्चन का स्वर बदलता है। बुध और नाच घर से पहले बंगाल का काल 1946 में प्रकाशित है। उसमें बच्चन का यथार्थ बोध देखने लायक है। सूत की माला, खादी का फूल, बहुत दिन बीते, बुध और नाच घर, मिलन यामिनी, चारखे में 64 खूटे, गीत प्रणय पत्रिका जैसी कृतियां बच्चन की सुदीर्घ काव्य यात्रा का साक्ष्य देती है। 13 हार से जाल समेटा तक बच्चन के जो 25 काव्य संग्रह है। एक कवि के रूप में बच्चन ने जीवन को एक नया बोध दिया, नया स्वर दिया। एक और उन्होंने प्रारंभिक दौर में यह भी कहा था कि हम जब जब जो करते हैं हम बाध्य वही हैं करने को। वही बच्चन आगे लिखते हैं कि प्रार्थना मत कर मनुज पराजय के स्मारक है, मठ मस्जिद मंदिर गिरजाघर, प्रार्थना मत कर। बच्चन ने लोक धुनों पर भी गीत रचे हैं। वे लोक संवेदना के भी कवि हैं। लोक जीवन का गहरा साक्षात्कार उनके काव्य में देखने को मिलता है। बच्चन लिखते हैं कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। तो इस पंक्ति से हमें यह स्पष्ट प्रतिध्वनित होता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की ग्रामीण संस्कृति या लोक संस्कृति का चित्रण उनके काव्य में हम देख सकते हैं। बच्चन गद्यकार भी हैं। बच्चन की आत्मकथा हिंदी की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में परिगणित की जाती है। और बच्चन का जो आत्मकथा है उसका 4 खंड है। उसके पहले खंड का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं 1959 में। दूसरा खंड है नीर का निर्माण फिर 1970 में। तीसरा खंड है बसेरे से दूर 1970 में। और तीसरा है रसद्वार से सोपान तक 1985 में। उन्होंने पंत को एक महत्वपूर्ण कवि माना है और पंत पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। कवियों में 100वें संत पंत 1960 में। तो उन्होंने रूसी कविताओं का भी अनुवाद किया है। 64 रूसी कविताओं का जो प्रकाशन है 1964 में किया है। उन्होंने प्रवास की डायरी भी लिखी है। तो डायरी विधा को भी उन्होंने जीवंत किया है। 1983 में इनके पुराने सहयोगी अजित कुमार के संपादन में इनकी रचनावली 9 खंडों में प्रकाशित होती है। 1976 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिलता है। इन्होंने नेहरू का जीवन वृत्त भी लिखा है। तो बच्चन हमारे समय के अनिवार्य रचनाकार हैं। बच्चन की कविता सौंदर्य बोध की कविता है, जीवन को समग्र रूप से पहचानने की हमें शक्ति देती है। आ रही रवि की सवारी जैसी आप कविताओं को देखें तो इस कविता में बच्चन का जो प्रकृति चित्रण का वैशिष्ट है वह देखा जा सकता है। उनकी ऐसी कविताएं भी है जिसमें निराशा के बाद जो आशा के स्वर हैं, जो जीवन को एक नया स्वर देने का प्रयास करता है। बच्चन की कविता अपने समय से संवाद करने वाली कविता है। उस कविता में वेदना भी है, विद्रोह भी है, उग्रता भी है, सौम्यता भी है। बुद्ध और नाच घर जैसी कविता में इन्होंने आधुनिकता की जो आपाधापी है उस पर कटाक्ष किया है। बच्चन आज के हिंदी पाठकों के बीच उसी तरह से जीवंत हैं जैसा वे उस समय थे। बच्चन के कृतित्व के कई रूप हैं, कई आयाम हैं। वे कवि भी हैं और हिंदी प्रगीत के विकास में भी उनका योगदान है। वे विरह काव्य भी लिखते हैं, तो जीवन का काव्य भी लिखते हैं, उद्बोधन का काव्य भी लिखते हैं। प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ वेदना और विद्रोह को अपनी कविता के माध्यम से वे स्वर देते हैं। बच्चन के गद्य में जो लालित्य है, उनकी आत्मकथा में जो ईमानदारी है, जो प्रसंगों को रखने का जो चातुर्य है, वह पाठकों को वशीभूत करता है। और बच्चन की जो आत्मकथा है वह समूचे कालखंड को रेखांकित करने वाली एक गद्यात्मक विधा है।
इन्होंने प्रवास की डायरी भी लिखा है। तो बच्चन की डायरी से हमें देश और विदेश में क्या अंतर है यह भी देखने को मिलता है। बच्चन हमारे समय के अनिवार्य रचनाकार हैं, मैं उन्हें नमन करता हूँ। नेपाली गोपाल सिंह नेपाली जो उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं, उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैं हूँ अपना आप नमूना, मेरा अपना ढंग है। तो बच्चन भी अपने आप में नमूने हैं, उनका भी एक अपना ढंग है, एक अलग शैली है और उनका शैली निराला है। बच्चन की कविता, बच्चन का साहित्य हमें जागृत करता है, हमारे सौंदर्य बोध को जीवंत करता है। धन्यवाद।